सुप्रभात आप सभी को। और कॉलरिज के बाद अभी हमने कॉलरिज समाप्त किया है और कॉलरिज के बाद जो दूसरी प्रमुख कवि रहते हैं अंग्रेजी में रोमांटिसिज्म के, स्वच्छंदतावाद के कहिए, उनमें आते हैं आपके विलियम वर्ड्सवर्थ, जो मुख्य रूप से कवि थे। और कॉलरिज वाले में मैंने बताया था आपको कि इनके अंदर आलोचकों के गुण नहीं थे, पर इन्हीं की लिखी हुई आलोचना जो रहती है 1800 वाली लिरिकल बैलेट्स की भूमिका, जिसको लेकर के ये प्रसिद्ध हुए थे। तो विलियम वर्ड्सवर्थ, समय है इनका 1770 से 1850। समय क्या है? 1770 से 1850। मूलतः कवि थे। समालोचना की इनमें कोई विशेष न रुचि थी न प्रवृत्ति थी, फिर भी इनके मतों ने सबको जो है झकझोर दिया था उस समय। ठीक है। इनके संबंध में कहा जाता है कि 20 वर्ष तक ये घुमक्कड़ की तरह इधर उधर घूमते रहे। कभी फ्रांस, इटली, अल्पाश पर्वत की पैदल यात्रा, इस तरह की कई यात्राएं ये किए और करने के बाद फिर से जो है आ जाते हैं। कहाँ? अपने घर आ जाते हैं। और 1795 में जाकर के किससे मिलते हैं? कॉलरिज से। कब मिलते हैं? 1795 में। 1795 में मिलते हैं। 3 वर्ष बाद 1798 में लिरिकल बैलेट्स आती है, जिसके 4 संस्करण थे: 1798, 1800, 1802, 1815। ठीक है। अब आगे देखिए, विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म 1770 ईस्वी में इंग्लैंड के कम्बरलैंड इलाके के खूबसूरत परिवेश में हुआ था। कैम्ब्रिज के सेंट जॉन्स कॉलेज के स्नातक वर्ड्सवर्थ प्रकृति के अनन्य प्रेमी थे और लगभग पूरा जीवन इन्होंने प्रकृति की गोद में ही बिताया। अंग्रेजी साहित्य के शास्त्रीय जड़ता के विरुद्ध सुगबुगाहट 18वीं सदी के मध्य में होने लगी थी, किंतु काव्य के क्षेत्र में शास्त्रीयता के विरुद्ध स्वच्छंदतावाद का स्पष्ट विरोध सबसे पहले सन 1798 ईस्वी में लिरिकल बैलेट्स के प्रकाशन के साथ सामने आया। कह रहे हैं काव्य के क्षेत्र में शास्त्रीयता के विरुद्ध स्वच्छंदतावाद का स्पष्ट विरोध सबसे पहले कब हो रहा है? 1798 में लिरिकल बैलेट्स के प्रकाशन के साथ सामने आया। युवा रोमांटिक कवियों वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज के संयुक्त संग्रह की कविताओं का मिजाज बिल्कुल नया था। इसमें अधिकांश संख्या वर्ड्सवर्थ की कविताओं की थी और उन्होंने ही इसकी एक छोटी सी विज्ञापति लिखी थी। मतलब उसकी जो भूमिका थी वो किस नाम से लिखी थी? एडवर्टाइजमेंट नाम से लिखी थी। ये आप याद रखें। पहले संस्करण की भूमिका एडवर्टाइजमेंट नाम से लिख दी थी इन्होंने। दूसरा संस्करण जो है 1800 आता है, उन्होंने एक लंबा आमुख लिखा, लिरिकल बैलेट्स। लिरिकल बैलेट्स का यह आमुख जो है घोषणा पत्र माना गया। और अंग्रेजी में ये भूमिका जो है प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स, किस नाम से प्रसिद्ध है अंग्रेजी में ये भूमिका? प्रीफेस। अच्छा, नीचे दे रखा है, यहाँ देख लीजिए। ये देखिए, पहला जो था ना, भूमिका के शीर्षक में पहला जो है एडवर्टाइजमेंट नेम से आता है, फिर जो है प्रीफेस करके आएगा, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स। ऐसे करके 3 संस्करणों में 1800, 1802, 1815 में आपको प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स मिलेगा और उसके बाद वाले संस्करणों में ये रहेगा। तो यहाँ पर चारों आपके दे रखे हैं संस्करणों की भूमिका। पहला एडवर्टाइजमेंट है, दूसरा प्रीफेस है, तीसरा भी प्रीफेस है, चौथा भी प्रीफेस है। ये समय आपको याद रखने हैं कि कब ये आए थे। आगे देखिए, वर्ड्सवर्थ साहित्य शास्त्री नहीं थे और अपना कवि दृष्टि और सिद्धांतों को स्पष्ट करने के लिए लिरिकल बैलेट्स का आमुख भी इन्होंने मित्रों के आग्रह पर लिखा था। कविता के उद्देश्य, विषय, स्वरूप और भाषा को लेकर इन्होंने जो कुछ लिखा है उसमें विशिष्ट से उतरकर सामान्य के निकट आने की इनकी प्रवृत्ति स्पष्ट झलकती है।
तो कह रहे हैं कि वर्ड्सवर्थ साहित्य शास्त्री नहीं थे और इनका कवि दृष्टि और सिद्धांतों को स्पष्ट करने के लिए लिरिकल बैलेट्स का आमुख भी इन्होंने किसके लिए लिखा था, अपने मित्रों के कहने पर भी लिखा था। मैंने अभी अभी आपको बताया था कि भूमिका जो है किसे लिखनी थी, कॉलरिज को लिखनी थी, पर उनके पास पर्याप्त समय नहीं था जिसके कारण ये लिख देते हैं। और जैसे दिनकर कहते हैं ना, वो क्या कहते हैं रश्मिरति की भूमिका में, कि अगर भूमिका में कुछ ना लिखा जाए, कुछ सूत्र ना दिया जाए तो पाठक जो है ना थोड़ा सा नाराज हो जाता है। वो जानने के उद्देश्य से ही वो भूमिका पढ़ता है कि हाँ इस रचना में है क्या। तो ठीक वैसे ही मित्रों के कहने पर इन्होंने एक छोटा सा आमुख लिख दिया, लेकिन बाद में जब मामला बढ़ता है तो एक बड़ा सा लिखते हैं, और वो बड़ा सा क्या होता है, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स के नाम से 1800 में जो उसका दूसरा संस्करण आया उसके साथ जोड़ देते हैं। उसके साथ क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है। वर्ड्सवर्थ ने कविता की कुछ परिभाषाएं दे रखी हैं। हालांकि इनका काव्य सिद्धांत आपको नहीं पढ़ना है, भाषा सिद्धांत पढ़ना है, फिर भी इनकी ये कविता की जो पंक्तियां हैं, मतलब कविता को ये कैसे परिभाषित करते हैं, ये पूछा जाता है। इन्होंने कहा है कि कविता जो है प्रबल भावों का सहज उच्छलन है, यानी हमारे मन में जो प्रबल भाव जो जगते हैं, जब वो प्रबल तीव्र रूप धारण करके बाहर निकलती है तो क्या बन जाती है, कविता। फिर कहते हैं कि कविता का जन्म जो है प्रबल अनुभूतियों से होता है। कविता का जन्म किससे होता है, प्रबल अनुभूतियों से होता है। अगर हमारे अंदर अनुभूतियां नहीं हैं तो फिर कविता नहीं हुई। कहते हैं कविता प्रयोग है। कविता क्या है, प्रयोग है। आगे कहते हैं कि कविता आनंद प्रदान करती है, कविता छंदबद्ध होती है, इसमें मनुष्य की वास्तविक भाषा अर्थात बोलचाल की भाषा का प्रयोग होना चाहिए। ये जो छठा पॉइंट है ना, ये आपका आगे का पॉइंट बन जाता है। क्या कह रहे हैं कि कविता छंदबद्ध होती है, यहाँ तक तो ठीक है। साथ ही आप कमेंट करके बताइएगा कि अरस्तु को आप लोग पढ़ चुके हो, वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं कविता छंदबद्ध होती है। आप बताएंगे कि अरस्तु ने छंद को माना है या नहीं माना है, ये आपको कमेंट करना है। ठीक है। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि इसमें मनुष्यों की वास्तविक भाषा अर्थात बोलचाल की भाषा का प्रयोग होना चाहिए। काव्य की भाषा को लेकर के प्रश्न इन्होंने खड़ा कर दिया कि काव्य की भाषा कैसी होनी चाहिए, वास्तविक भाषा हो अर्थात बोलचाल की भाषा हो। जिस तरह से हिंदी में आंदोलन होता है ना 19वीं शताब्दी में, काव्य की भाषा को लेकर के, गद्य की भाषा को लेकर के, तो उसी तरह से इन्होंने इससे पहले जो है अपना मत दे दिया था कि बोलचाल की भाषा का उसमें प्रयोग हो, और काव्य भाषा का सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। इनके काव्य भाषा संबंधित सिद्धांत जो है 3 थे, और ये पेपर में सीधे सीधे आते हैं, पूछ देता है कि इनमें से कौन सा उनका काव्य भाषा सिद्धांत नहीं है, या फिर आपसे पूछ देगा कि विलियम वर्ड्सवर्थ की काव्य भाषा संबंधी सिद्धांतों में असंगत का चयन करें। 3 सिद्धांत है, 4 आपको दे देगा, 5 दे देगा, और उसमें से आपको छांटना रहता है। इसी तरह के प्रश्न जो है एनटीए करता है। तो पहला इनका क्या रहता है कि काव्य में ग्रामीणों की दैनिक भाषा का प्रयोग होना चाहिए। ग्रामीण जीवन में मनुष्य के भाव सरल, निष्कपट और सच्चे होते हैं तथा प्रकृति के निरंतर संपर्क से विकसित होते हैं, इसीलिए उनमें तादात्म्य सुगम होता है। तो जैसे गांव के लोग सरल, सीधे और भोले होते थे, गांव के लोग कैसे होते हैं, सरल होते हैं। एक शहरी मनुष्य से तो कम ही छली होते हैं, कपटी होते हैं। गांव के लोग सरल सीधे भाव के होते हैं। तो कह रहे हैं कि काव्य में जो है ना उसी ग्रामीण के दैनिक भाषा का भी प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि उसके भाव बड़े सरल होते हैं, उसकी भाषा भी वैसी ही सरल है, और उसी को क्या करना चाहिए, काव्य में प्रयोग करना चाहिए। तो यही कारण भी रहता है ना कि इन्होंने लिरिकल बैलेट्स जो है ना उसमें क्या किया है, ग्रामीणों की भाषा को अपनाया है, और कहते हैं कि वह हर घड़ी प्रकृति के सर्वोत्तम वस्तुओं के संपर्क में रहते हैं, इसलिए उनकी भाषा क्या हो जाती है, उत्तम हो जाती है। प्रकृति के निरंतर संपर्क से विकसित होती है, इसलिए उनकी भाषा क्या बन जाती है, उत्तम भाषा रहती है। यही सब देख करके उन्होंने लिरिकल बैलेट्स में उनकी भाषा को लेकर के लाया है। ठीक है। दूसरा है कि गद्य और पद्य की भाषा में तात्विक भेद नहीं होता है। गद्य और पद्य की भाषा जो है उसमें कोई भेद नहीं होता है, दोनों
एक ही तरह की भाषा होती है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि वर्ड्सवर्थ जो है जोर देकर कहते हैं कि गद्य जो है, गद्य में तथा कविता जो है हमारी कैसी होती है, छंदों पर आधारित होती है, इनमें कोई भेद नहीं है। ठीक है, और अगर अंतर है भी तो किस कारण है, सिर्फ और सिर्फ छंद के कारण है। हमें गद्य में छंद नहीं मिलता है, लेकिन कविता में क्या मिलता है, छंद मिलता है। फिर कहते हैं प्राचीन कवियों का भावबोध जितना सरल था, उनकी भाषा उतनी ही सहज थी, और भाषिक कृत्रिमता और आडंबरवाद के कवियों की देन है। तो यहाँ पर कहने का अर्थ ये है कि पहले के जो कवि थे उनका भावबोध बहुत सरल होता था, इसलिए उनकी भाषा जो है अच्छी रहती थी। लेकिन आजकल के जो कवि हैं उनकी भाषा में क्या हो रहा है कि बनावटीपन ज़्यादा आ गया है, और ये सब आडंबरवाद वाले, आडंबर करने वाले कवियों की देन है। आडंबर यानी जिनके भावबोध सरल नहीं होते हैं, निष्कपट नहीं होते हैं, ऐसे कवियों की। तो ये आपके विलियम वर्ड्सवर्थ के सिद्धांत थे। हमने उनके सिद्धांत को देखा, काव्य संबंधी उनकी बातों को देखा, और बस इतना ही था वर्ड्सवर्थ पर। ज़्यादा चीज़ें आपको पश्चात में पढ़नी नहीं है, टू द पॉइंट पढ़ना है। टू द पॉइंट आपको प्रश्न मिलेंगे, इससे बाहर नहीं मिलेंगे। ठीक है, अगर आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रख करके जाते हैं तो आपको इसके अंदर जो है मिल जाएगी वर्ड्सवर्थ की कोई रचना। इसके अलावा तो आप दृष्टि में देख लीजिएगा, या अन्य जो भी आपके पास गाइड हो। रचना जरूर याद करिएगा, जितने आपके पश्चात राइटर्स लगे हैं सबको याद करिएगा, और वहाँ से प्रश्न जो हैं आपको पेपर में मिलेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उन चीज़ों को आप करिएगा। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए समाप्त करते हैं। आगे आपको दो रह गए, इलियट और रिचर्ड्स, इन पर हम बात करेंगे। इलियट और रिचर्ड्स यदि संभव रहा तो आज ही कर लेंगे, ताकि उसके बाद से हम टेस्ट कर सकें। ठीक है, तो धन्यवाद आप सभी का अभी के लिए।